विजेंद्र एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और उसके नाम से खुद के 5 होटल भी चलते थे। वो अपनी बूढ़ी माँ गोपी और बेटे सोनू के साथ रहता था। सोनू विजेंद्र के एक रेस्टोरेंट में बहुत बड़ा शेफ था। विजेंद्र अक्सर गरीबों की बहुत मदद किया करता था। वो उन्हें दान में ढेर सारे पैसे और खाने पहनने की चीजें दिया करता। एक दिन किसी कारणवश विजेंद्र का बिजनेस किसी दलाल ने हड़प लिया और उनका परिवार सड़क पर आ गया। विजेंद्र को झूठे केस में जेल में बंद कर दिया गया। अब सोनू और गोपी विजेंद्र से मिलने जेल जाया करते थे। बेटा, भगवान ना जाने हमारी कौन सी परीक्षा ले रहा है। ईश्वर हमारे दुश्मन को भी ऐसे दिन ना दिखाए। माँ, ऐसा दिल छोटा नहीं करते। दुख सुख तो लगा रहता है। पापा, जब से हमारी हालत इस कदर हुई है, हमें कोई भी नहीं पूछता। आपको जेल से निकलने में न जाने कितना ही पैसा फूंक दिया, लेकिन यह झूठे केस में आपको इतनी बुरी तरह फंसाया है कि हम अपनी एड़ी चोटी का दम लगाने के बाद भी आपको छुड़ाने में असफल हैं। बेटा, मेरी हिम्मत तो तू है। धन दौलत तो आता जाता रहेगा। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम फिर से अपनी मेहनत के बलबूते पे अपनी प्रॉपर्टी हासिल कर लोगे। थैंक यू पापा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सोनू, विजेंद्र और गोपी बात कर ही रहे होते हैं। तभी हवलदार आकर उन्हें जाने के लिए कहता है। गोपी और सोनू घर आ चुके थे। अब वो दोनों एक झोपड़ी में रह रहे थे। उनके घर में कुछ भी खाने को नहीं था। सोनू काम की तलाश में एक गांव पहुंचा और वहां घर घर जाकर काम मांगने लगा, लेकिन सबने उसे डांट कर भगा दिया। ऐसे में वो एक पेड़ के नीचे जा बैठा। अगर कोई काम नहीं मिला तो मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा। सोनू इतना सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहां एक बूढ़ा आदमी अपनी मुर्गी को पकड़ते हुए उसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ आता है, लेकिन बूढ़ा उसे पकड़ने में असमर्थ था। थक हार कर वो सोनू के बगल में बैठ गया। तब सोनू ने बूढ़ी से पूछा। अरे बाबा, आप इस मुर्गी को क्यों पकड़ रहे हैं। बेटा, मैं मुर्गी पालन करता हूँ और ये मेरी सबसे तूफानी मुर्गी है। अगर गलती से एक बार ये अपने पिंजरे से बाहर निकल जाती है तो इसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है। मैं इसे पकड़ने में आपकी मदद करूंगा। थोड़ी देर बाद वो बूढ़ा आदमी और सोनू दो दिशाओं में फैल जाते हैं और मुर्गी बीच में होती है। बूढ़ा आदमी और सोनू एक साथ दौड़े और मुर्गी को वहां से बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। सोनू ने मुर्गी पकड़ ली और उस बूढ़े आदमी को दे दी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। बेटा, तुम इस गांव के नहीं लग रहे। मैंने तुम्हें पहली बार देखा है। मैं विजेंद्र बिजनेसमैन का बेटा हूँ। मैं इधर उधर काम की तलाश में घूम रहा था, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। बूढ़ा आदमी उसकी बात सुनकर चौंक गया और उसने उसकी हालत के बारे में पूछा। सोनू ने उसे पूरी कहानी बताई, जिस पर वो बूढ़ा आदमी बोला। यह तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे और तुम्हारे पापा के साथ। तुम्हारे पिताजी बहुत भले इंसान थे। वह हम गरीबों में कितना ही धन दौलत बांट दिया करते थे। कुदरत का खेल तो देखो। आज उनका बेटा उन्हीं गरीबों के बीच काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा है और कोई उसकी मदद भी नहीं करना चाह रहा। अब क्या ही कर सकते हैं बाबा। मेरे पास एक तरकीब है। बाबा बताइए, वह तरकीब। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मेरी मुर्गियों को बेचकर तुम जो पैसे मिलेंगे उसमें आधे पैसे मुझे दे देना और आधे तुम रख लेना। मुझ गरीब के पास ज्यादा धन दौलत तो नहीं, लेकिन इतना तुम्हारे लिए मैं कर सकता हूँ। धन्यवाद बाबा, आपने मुझ पर बहुत बड़ा परोपकार किया है। बूढ़ा आदमी सोनू को अपने घर ले जाता है और 5 मुर्गियां उसे एक पिंजरे में बंद करके दे देता है। सोनू बाजार गया और उन मुर्गियों को उचित दाम पर बेच दिया। शाम होने पर वो बूढ़े आदमी के पास जा रहा था। उसने देखा कि एक चिकन बिरयानी वाला उसकी मुर्गी खरीद कर ले गया था और उससे चिकन बिरयानी में 10 गुना दाम पा रहा था। सोनू की बुद्धि खुल गई और वो जल्दी से बूढ़े आदमी के पास गया। सोनू उस बूढ़े आदमी को आधे पैसे देकर बोलता है। बूढ़े बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बेटा, बोलो क्या परेशानी है। आज मैंने देखा एक ग्राहक मुझसे मुर्गी ले गया और उसकी बिरयानी बनाकर उसका 10 गुना मुनाफा कमा रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी चिकन बनाकर बेचूं, जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। बहुत बढ़िया बेटा, मुझे विश्वास है कि तुम अपनी मेहनत के बलबूते पर बहुत अच्छा कारोबार करोगे। धन्यवाद बाबा, अगर आप मेरी मदद ना करते तो मैं इतना सब कुछ सोच भी नहीं पाता।
सोनू उस बूढ़े आदमी को इतना कहकर घर आ जाता है और कमाए हुए पैसे अपनी दादी के हाथ में रख देता है, जिसे देखकर गोपी बहुत खुश होती है। दादी अपने पोते और अपने लिए खीर बनाती है, जिसे खाकर वो दोनों सो जाते। अगले दिन सोनू जल्दी उठकर एक कारपेंटर के पास गया और उधारी पर एक पुराना ठेला ले आया। अब धीरे धीरे सोनू ने सारी चीजें इकट्ठा कर ली। आखिर में वो बूढ़े बाबा के पास गया और उनसे एक मुर्गी लेकर बाजार की ओर निकल गया। शाम होने से पहले सोनू ने तरह तरह के चिकन के पकवान बना लिए और उसके पकवानों की खुशबू सारे ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए काफी थी। कुछ लोग तो उसके ठेले के पास जाते ही बोले, अरे वाह भाई, कितनी अच्छी सुगंध आ रही है। भाई बन गया तुम्हारा चिकन या हमें और इंतजार करना पड़ेगा? भाई बस 2 मिनट और। अरे भैया थोड़ा जल्दी करो, तुम्हारे चिकन की खुशबू पूरे मार्केट में फैल चुकी है। तुम्हारे चिकन की खुशबू मेरी भूख को और बढ़ाए जा रही है। ये लो, आपका चिकन सूप तैयार है और इसके साथ साथ आप लोगों को चिल्ली चिकन फ्री मिलेगा, क्योंकि आज मेरा पहला दिन है। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। सोनू ने सभी ग्राहकों को चिकन सूप के साथ साथ चिली चिकन दिया। चिकन सूप तो लोगों को पसंद आया, लेकिन उससे भी ज्यादा लोगों ने चिली चिकन पसंद किया और बोले, क्या बात है, क्या बात है भैया। चिकन सूप तो आपने बहुत लाजवाब बनाया है, लेकिन चिल्ली चिकन खाकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसके स्वाद में खो जाऊं। मुझे एक चिल्ली चिकन की प्लेट अलग से बना कर दीजिए भैया। ठीक है भाई साहब, ये लीजिए। मेरा तो मन ही नहीं भर रहा, मुझे भी एक प्लेट चिल्ली चिकन और चाहिए। ग्राहकों की भीड़ देखकर कुछ महिलाएं भी सोनू की ठेले पर आ जाती हैं। आपके चिकन की खुशबू हमें खींच लाई, हमारे लिए भी चिकन की प्लेट लगाइए। अरे बहन जी, प्लेट तो पहले से ही तैयार है, ये लीजिए और बताइए कैसा बना है। महिला ने अपनी अपनी प्लेट्स लेकर खाना शुरू किया और वो तारीफ करते हुए नहीं थकी। अरे वाह, इससे बेहतरीन चिली चिकन तो मैंने कभी नहीं खाया। मुझे आपका सूप तो थोड़ा फीका लगा, लेकिन चिली चिकन एकदम जबरदस्त है। आपकी चिली चिकन को 10 आउट ऑफ 11 मार्क देती हूँ। आपने जरूर कोई कुकिंग का कोर्स किया होगा। हाँ बहन जी, मैं एक शेफ़ हूँ और मैंने बहुत सारे जाने माने होटल में और रेस्टोरेंट में काम किया है, लेकिन अब एक दुर्घटना की वजह से मुझे यहाँ पर चिकन का ठेला लगाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं भाई, मुझे पता है कि तुम्हारा ठेला जल्दी एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में बदल जाएगा। बस आप लोगों की दुआ इसी तरह बनी रहे। हाँ भाई साहब, बस इसी तरह मेहनत करती रहिए। आप मेरे लिए 2 प्लेट पैक कर देना। सोनू अपने ग्राहकों के लिए चिली चिकन पैक कर देता है और कुछ ही देर में उसका सारा माल खत्म हो जाता है। लेकिन फिर भी ग्राहकों की संख्या रुक नहीं रही थी और आखिर में उसे अपने ग्राहकों से बोलना पड़ता है। मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि अब सारा चिकन ख़त्म हो चुका है, इसलिए मैं आप लोगों के ऑर्डर्स नहीं ले सकता। सोनू की बात सुनकर ग्राहक चले जाते हैं और वो अपने ठेले के साथ साथ बूढ़े बाबा के पास पहुंचता है। बूढ़े बाबा उसे जल्दी से आता देखकर बोलते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम घर जल्दी क्यों आ गए? आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है, क्योंकि चिकन लेकर गया था वह तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। मुझे कल से 3 गुना मुर्गियाँ चाहिए होंगी और ये लीजिए आपके हिस्से के 50% पैसे। बाबा, आपने मेरी बहुत मदद की है और मेरी कामयाबी का पूरा पूरा श्रेय आपको जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। इसी तरह आगे बढ़ते रहो। इतना कहकर सोनू अपने घर चला जाता है। अगली सुबह फिर से सारा सामान इकट्ठा करके दोपहर से ही सारी चीजें तैयार कर लेता है, ताकि उसके ग्राहकों को हैंडल करने में ज्यादा समय न लगे। शाम होने से पहले सोनू बाजार के लिए निकल जाता है और चिकन बनाने से पहले ही उसके ठेले के आसपास ग्राहक घूमने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब सोनू सब कुछ रेडी कर लेता है तो अपने ग्राहकों को खुद ही बुलाता है। आइए आइए, चिल्ली चिकन खाइए, 1 प्लेट खाइए और 2 प्लेट पैक करा के ले जाइए। सोनू की आवाज पूरी मार्केट में गूंज जाती है और सारे ग्राहक लाइन लगाकर उसके ठेले के पास खड़े हो जाते हैं और धीरे धीरे सोनू सभी को चिली चिकन सर्व करता है। आप भी लीजिए, ये लीजिए। रुकिए, मैं आपको एक नई प्लेट बनाकर देता हूँ। सोनू की दुकान तो चल पड़ती है। एक दिन गोपी अपने बेटे से मिलने के लिए जेल गई और वहां उसने बताया कि सोनू किस तरह उसकी बताई राह पर चल रहा है। मेरा पोता तो हीरा है, हीरा। मुझे विश्वास नहीं था कि वो इतनी जल्दी इतना सब कुछ कर लेगा। उसकी बुद्धि और तुम्हारी बुद्धि एक जैसी है बिल्कुल।
मुझे खुशी है कि मेरा बेटा मेरी मेहनत को समझ पाया। इतना कहकर गोपी वहां से चली जाती है और इधर सोनू ने मार्केट में अपना नाम बना लिया था। अब सोनू की पहचान चिली चिकन सूप वाले से होने लगी। कुछ दिनों बाद सोनू का कारोबार और बड़ा हो जाता है और उसने अपनी काम में मदद के लिए लोगों को मजदूरी पर भी रख लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक बार फिर से सोनू ने मिसाल कायम की। अब वो जेल जाकर अपने पिता को छुड़वाने में सक्षम था। उसने अपने पिता को जेल से छुड़वाया और लगभग 10 करोड़ का कर्ज भी भरा। और इन सब के बावजूद सोनू नहीं रुका और स्पेशल चिली चिकन का ब्रांड भी देश विदेश में फैलाने लगा। आखिर में वो इस मुकाम पर आकर उस बूढ़े बाबा को नहीं भूलता जिसने उसकी सबसे पहली मदद की थी। वो अपने पिता को भी बूढ़े बाबा से मिलवाता है, जिसे देखकर विजेंद्र बोला, आप जैसे भले लोगों की वजह से यह धरती थमी है। यह सब तो परोपकार का फल है। बेटा, तुमने हम गरीबों की बहुत मदद की थी। अब ऐसे में मैं तुम्हारे बेटे की मदद नहीं करता तो भगवान मुझे कभी माफ नहीं करता। मेरे बेटे की कामयाबी के पीछे आपका हाथ है। सोनू बूढ़े बाबा विजेंद्र और अपनी दादी के साथ रहने लगा और वो परिवार बहुत खुशहाल हो गया। रिया 10 साल की बच्ची थी। उसे और उसकी दादी को बाहर का तीखा चटपटा खाना बहुत ही पसंद था, लेकिन अफसोस कि उन्हें उनके घर में कभी भी ऐसा स्वादिष्ट चटपटा खाना खाने को नहीं मिलता था, क्योंकि रिया की मम्मी योगिता बाय प्रोफेशन एक डाइटिशियन थी और वो अपने घर के हर सदस्य के खाने पीने का बहुत ध्यान रखा करती। साथ ही वो सभी के खाने पर अपनी कड़ी नजर भी गड़ा कर रखती। रिया और उसकी दादी भी योगिता के स्ट्रिक्ट बिहेवियर से बहुत डरते थे। ये लो रिया, मैंने आज तुम्हारे लिए ये मिक्स वेजिटेबल वाले ओट्स बनाए हैं, और माँ जी आपके लिए हल्के मसाले वाली लौकी और मल्टीग्रेन रोटी बनाई है। योगिता बहू, तू तो जानती है कि मुझे ये मल्टीग्रेन रोटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मेरे लिए माया से कहकर गेहूं की रोटी बनवा देना। और मम्मी, माया दीदी से कहकर मेरे लिए पास्ता बनवा दो ना। मेरा ये ओट्स खाने का बिल्कुल मन नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। ना तो माया तुम्हारे लिए पास्ता बनाएगी और ना ही मम्मी जी के लिए गेहूं की रोटी बनाएगी। आपको पता है ना मम्मी जी, गेहूं की रोटी से आपका शुगर बढ़ जाता है। स्पेशली आपके लिए ही मैंने ये मल्टीग्रेन आटा बनवाया है और आपको अब यही रोटी खानी पड़ेगी। मैं अब अपने ऑफिस जा रही हूँ और खबरदार, अगर मेरे पीछे से माया को कुछ बनाने को कहा तो। माया, अगर तूने मेरे पीछे से इनके लिए कुछ भी बनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। को ठीक है दीदी, नहीं बनाऊंगी। योगिता के घर पर काम करने वाली माया भी उससे बहुत डरती थी। अगर योगिता ने उसे एक बार किसी चीज के लिए मना कर दिया तो फिर दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, लेकिन वो उसका कहा नहीं टालती थी। उन्हें हेल्थी ब्रेकफास्ट देकर योगिता अपने ऑफिस चली जाती है, लेकिन दोनों दादी पोती उस ब्रेकफास्ट का एक निवाला भी नहीं चखते। माया बेटा, अब तो योगिता ऑफिस भी चली गई है, अब तो हमारे लिए कुछ अच्छा सा बना देना। को ना बाबा ना, अगर दीदी को पता चल गया कि मैंने उनके पीछे से उनके मना करने के बाद भी आपके लिए चटपटा नाश्ता बनाया है तो वो पूरे महीने मुझे भी ऐसा ही खाना खिलाएगी। ना बाबा ना, माफ करना मुझे को खाना तो यही खाना पड़ेगा। रिया बेटा, ये माया तो तेरी माँ का कहना टालने से रही। मुझसे तो ये खाना नहीं खाया जाएगा। चल, हम दोनों बाहर चलकर कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं। दोनों दादी पोती हाथ पकड़कर बाहर जाती है। तभी उन्हें अपनी सोसाइटी के पास एक चाइनीज पानी पूरी वाला दिखाई देता है। अरे, आज से पहले मैंने इस चाइनीज पानी पूरी वाले को यहाँ कभी नहीं देखा। लगता है नया नया काम शुरू किया है इसने अपना। चलो ना दादी माँ, हम दोनों आज चलकर ये चाइनीज पानी पूरी खाते हैं। दोनों दादी पोती चाइनीज पानी पूरी वाले के पास जाती हैं। चाऊ माऊ, मेरा नाम है हसाऊ। मैं सबको टेस्टी टेस्टी चाइनीज पानी पूरी खिलाऊं। अरे ओ भैया, तुम तो बड़े ही अनोखे हो। जरा मुझे और मेरी पोती को अपनी स्पेशल चाइनीज पानी पूरी तो खिलाओ। ये लीजिए, सबसे पहले खट्टा मीठा फ्लेवर। दोनों दादी पोती पहले खट्टे मीठे पानी वाली चाइनीज पानी पूरी खाती हैं, तो उन्हें वो बड़ी स्वादिष्ट लगती है। तुम्हारा चाइनीज पानी पूरी का स्वाद आम पानी पूरी से अलग है, लेकिन स्वादिष्ट बहुत है। अरे माँ जी, अभी तो आपने इस चाइनीज पानी पूरी वाले के हाथ का सिर्फ एक ही पानी चखा है। अब देखिए, मैं आपको अपने सभी चाइनीज फ्लेवर की पानी पूरी खिलाता हूँ। अरे वाह,
तुम्हारे पास और भी फ्लेवर है, खिलाओ खिलाओ। दोनों दादी पोती चिटकारे ले लेकर चाइनीज पानीपुरी के सभी फ्लेवर्स को ट्राई करती हैं और जब तक पानीपुरी खाकर उनका पेट नहीं भर जाता वो पानीपुरी खाती रहती हैं। बस बस दादी माँ, अब मुझसे और पानीपुरी नहीं खाई जाएगी। ये चाइनीज पानीपुरी इतनी टेस्टी थी कि स्वाद स्वाद में हमने कुछ ज्यादा ही खा ली। अगर मम्मी को पता चल गया तो हम दोनों की क्लास लगा देगी। सही बोल रही है बेटा, चल अब जल्दी से घर चलते हैं। वो दोनों उस चाइनीज पानीपुरी वाले को उसके पैसे देकर जल्दी से घर चली आती है और अपने बचे हुए नाश्ते को बाहर गाय को खिला देती है। शाम को जब योगिता घर आती है तो उनके लिए वेजिटेबल किनुआ पोरिज विथ सॉर्टेड वेजिटेबल्स बना देती है, लेकिन उन दोनों का पेट तो पानीपुरी खा खा कर इतना भर चुका था कि वो दोनों खाने की तरफ ठीक से देख भी नहीं पा रही थी। क्या बात है, आप दोनों खाना क्यों नहीं खा रहे? मैंने वेजिटेबल सूप भी बनाया है, इस खाने के साथ आपको अच्छा लगेगा। योगिता उन्हें सूप सर्व करती है, लेकिन वो दोनों बड़े ही जबरदस्ती से सूप पी रही थी, जिसे देखकर योगिता को कुछ अजीब लगता है। वैसे सूप इतना बुरा भी नहीं है, तो आप दोनों इसे पी क्यों नहीं रही? बहू, तू हमारे खाने पीने का कितना ध्यान रखती है, तो हमने सोचा क्यों ना हम दोनों आज से रात का खाना ही छोड़ दे। तू कहती है ना हमें रात को ज्यादा नहीं खाना चाहिए, इसीलिए आज से हम दोनों रात को सिर्फ पानी पीकर सोएंगे, है ना रिया बिटिया? हाँ मम्मी, दादी बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा, अगर ऐसा है तब तो बहुत अच्छी बात है। मैं कल रात से आप दोनों का खाना नहीं बनाऊंगी, लेकिन अभी आप दोनों ये खाना नहीं खाओगी तो ये खाना वेस्ट हो जाएगा। आज खा लो, कल से मत खाना। वैसे भी ये सब बहुत लाइट है। दोनों को अब जबरदस्ती वो खाना खाना पड़ता है, जिससे उन दोनों के पेट में सांस लेने की भी जगह नहीं बचती। अगले दिन योगिता के ऑफिस जाने के बाद वो दोनों फिर से उसी चाइनीज पानीपुरी वाले के पास पहुंच जाती है। भैया, जल्दी से हमें अपनी स्पेशल चाइनीज पानीपुरी खिला दो। जब से तुम्हारे हाथों की चाइनीज पानीपुरी खाई है तब से बस उसी का स्वाद दिमाग में घूम रहा है। चाइनीज पानीपुरी वाला उन्हें पानीपुरी बनाकर खिलाता है, तो आज भी वो दोनों स्वाद स्वाद में बहुत सारी चाइनीज पानीपुरी खा जाती है। अरे ऐसा क्या डालते हो भैया तुम अपनी इस चाइनीज पानीपुरी के पानी में? ऐसा स्वाद है इस चाइनीज पानीपुरी में कि अगर कोई इसे एक बार खा ले तो जिंदगी भर इसके स्वाद को नहीं भूल पाएगा। चाऊ माऊ, ये तो बस मेरे पास मेरे गुरुजी का दिया हुआ ज्ञान है। वो चाइना के बहुत ही मशहूर पानीपुरी वाले हैं। चलो अच्छा है भैया, खूब तरक्की करो और हम दोनों को हर रोज ऐसे ही टेस्टी टेस्टी पानीपुरी खिलाओ। दोनों दादी पोती उस चाइनीज पानीपुरी वाले के पैसे देकर वापस घर आ जाती है। पानीपुरी खाकर ही उनका पेट इतना भर जाता है कि वो दोनों रात का खाना नहीं खाती। योगिता भी ये देखकर बहुत खुश होती है कि वो दोनों अपनी सेहत पर ध्यान दे रही हैं। लेकिन जब कई दिन तक रात का खाना छोड़ने के बावजूद अचानक दोनों का वजन बढ़ने लगता है, तो योगिता को उन पर कुछ शक होने लगता है। आजकल ये दोनों रात का खाना भी नहीं खाती, तो फिर आखिरकार इन दोनों का वजन बढ़ कैसे रहा है? रिया। हाँ मम्मी, क्या हुआ? जरा इधर तो आना। रिया उसके पास जाती है। वेट मशीन पर चढ़ो जरा एक बार। लेकिन क्यों मम्मी? बस बोल दिया ना चढ़ो। रिया जैसे ही वेट मशीन पर चढ़ती है तो योगिता देखती है कि रिया का वजन पूरे 4 किलो बढ़ा हुआ था। बाप रे बाप, इतने से दिन में तुम्हारा 4 किलो वजन कैसे बढ़ गया? मम्मी जी, जरा आप ही यहाँ आकर अपना वजन तोलिए। सावित्री योगिता की कही हुई बात नहीं सकती थी, इसीलिए वो भी वेट मशीन पर जाकर खड़ी हो जाती है। बाप रे बाप, 5 किलो वजन बढ़ गया आपका। आप बैठिए जरा, मुझे अभी की अभी आपकी शुगर चेक करनी है। योगिता अपनी सास की शुगर चेक करती है तो उसकी शुगर भी काफी बढ़ी हुई थी, जिसे देखकर योगिता को उन दोनों की चिंता होने लगती है। तभी अचानक वहां बैठे हुए रिया और सावित्री के पेट में बहुत तेज की दर्द शुरू होता है। योगिता जल्दी से उन दोनों को अस्पताल लेकर जाती है। देखिए, बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाने की वजह से इन दोनों को फूड पॉइजनिंग हो गई है। इन्हें कुछ दिन आपको बिना मसाले का खाना खिलाना होगा। बाकी मैंने ये कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है डॉक्टर साहब? मैं तो इनको हमेशा हेल्थी और अच्छा ही खाना खिलाती हूँ। देखिए, आप दोनों सच सच बताइए, आखिर आप दोनों ने बाहर जाकर ऐसा क्या खाया जिससे आपकी इतनी तबीयत खराब हो गई? दोनों दादी पोती डरते हुए योगिता को उस चाइनीज पानीपुरी वाले के बारे में बताती हैं कि कैसे दोनों योगिता से छुपकर चाइनीज पानीपुरी खाती थी। योगिता उन्हें कुछ नहीं कहती। कुछ दिनों बाद उन्हें
घर वापस ले आती है। तभी उन्हें लौटते वक्त उस चाइनीज पानीपुरी वाले के ठेले पर बहुत भीड़ दिखाई देती है, जहाँ पर पुलिस की एक गाड़ी भी खड़ी हुई थी। बहू, ये सब भीड़ कैसी लगी हुई है और यहाँ ये पुलिस क्यों आई है? पता नहीं माँ जी, आप दोनों यही रुकिए, मैं देख कर आती हूँ। योगिता उस भीड़ में जाती है और वहां पर खड़े एक आदमी से इस बारे में पूछने लगती है। क्या बात है भैया, यहाँ पर ये इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? अरे दीदी, पुलिस इस चाइनीज पूरी वाले को पकड़ने आई है। पानी पूरी के पानी में सड़ी गली सब्जियां डालता था, और तो और पानी का स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें जिंदा कीड़े मकोड़े को मार कर भी डालता था। मुझे तो अपने मुंह से आपको ये सब बताते हुए घिन आ रही है। उस आदमी की बात सुनकर योगिता के साथ साथ सावित्री और रिया के भी होश उड़ जाते हैं। उनका मन अब यही सोच सोच कर खराब हो जाता है कि जिस चाइनीज पानी पूरी को दोनों इतने दिन तक चटकारे लेकर खाती रही, असल में उसे कीड़े मकोड़ों को पीसकर बनाया गया था। इसीलिए कहती थी मैं आप दोनों को कि बाहर का खाना मत खाया करो, लेकिन आप दोनों तो कभी भी मेरी कोई बात सुनते ही नहीं हो। चलो अब घर चलो। योगिता उन दोनों को लेकर घर चली जाती है और वहाँ पुलिस वाले उस चाइनीज पानीपुरी वाले के ठेले को सील करके उसे गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाते हैं। कुछ दिनों बाद उन दोनों की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। तभी योगिता उनके लिए घर में बहुत टेस्टी खाना बनाती है। वाह मम्मी, आज आपने हमारे लिए पिज्जा, बर्गर, पुडिंग और पास्ता बनाया। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? हाँ हाँ बहू, ये सब क्या है? मम्मी जी, मैंने ये खाना आप दोनों के लिए इसीलिए बनाया है ताकि आप दोनों को मुझसे छुपकर बाहर जाकर ये सब खाना ना पड़े। मैं आप दोनों की डाइट को लेकर कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गई थी, लेकिन अब हफ्ते में सिर्फ एक बार मैं आपके लिए चटपटा टेस्टी खाना बनाऊंगी ताकि इससे आप भी खुश रहो और मैं भी खुश रहूं।